नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने छोटे भाई बेटे शुभचिंतक का। मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा, कल 1 फरवरी और हमारी सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया। दोस्तों, इस बजट से हमारे देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों को बहुत आस लगी रहती है कि हमारी सरकार बजट पेश करेगी और शायद इस बजट के माध्यम से हमें कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देगी। इसी आस में हमारे देश की जनता लगी रहती है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, हमारी मौजूदा सरकार का यह 10वें साल का दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नतीजा शून्य। मेरे साथियों, निम्न वर्गीय परिवारों के लिए तो सरकार ने वही लालीपाप दिखाया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और यह राशन 2028 तक उन्हें दिया जाएगा। मेरे साथियों, क्या हमारे देश की जनता सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जीती है और आपके गेहूं और चावल दे देने से हमारे देश की जनता की, उन 80 करोड़ लोगों की जिनका उदाहरण बार बार सरकार देती है, उनकी भूख प्यास मिट जाएगी, उनका जीवन यापन हो जाएगा, उनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, उनके बच्चे स्वस्थ रहेंगे? क्या ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा हम पाल सकते हैं? कदापि नहीं दोस्तों। यह हमारी सरकार का हमारे देश को, हमारे देश के उन गरीब भाइयों को एक तरह से नकारा बनाने की साजिश है कि उनके बच्चे शिक्षा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में, रोजगार के अभाव में, न्याय के अभाव में तिल तिल कर मरते रहें और ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वह सरकार के खिलाफ बगावत न कर सकें, सरकार से सवाल जवाब न कर सकें, सरकार के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह न लगा सकें। उदाहरण आपके सामने है, मैं रखना चाहूंगा आपकी आंखों को खोलने के लिए। पहले के सरकारों में, आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पीछे चले जाइए, जो आज भी कहावत है कि लोकतंत्र की वास्तविक ताकत जनता के हाथों में होती है। जनता सरकारें बनाती हैं और सरकारों को उखाड़ फेंकती हैं। जो आज कहावत बन के रह गया है, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का वोट बैंक की ताकत बन के रह गया है। वोट बैंक के समय हम सरकारों को भले उखाड़ फेंकते हैं, नई सरकार ले आते हैं, यह ताकत तो है, लेकिन सरकार की तानाशाही के खिलाफ डटकर आवाज उठाने की ताकत हम खो चुके हैं। जैसा आप आज 30 साल, 40 साल पहले आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक जन आंदोलन हुआ और सरकार की चूल्हे हिल गई, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी नौबत अब क्यों नहीं आती है? क्यों हमारी जनता ऐसे आंदोलन को नहीं खड़ा कर पाती है कि वह सरकार की तानाशाही को उखाड़ फेंके? इसका सीधा सा एक ही कारण है कि आज हमारे देश की जनता के आगे महंगाई रूपी वह पर्वत खड़ा कर दिया गया है जिसे हमारी जनता चाहकर भी पार नहीं कर सकती। अर्थात अगर हमारे देश की जनता, वह गरीब जनता
एक दिन काम पर नहीं जाएगी, 200 रुपए लेकर के नहीं आएगी, 400 रुपए लेकर के नहीं आएगी, तो हो सकता है शाम को उसके घर चूल्हा न जले। उसके बच्चे स्कूल जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब हमारे देश की जनता की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी दयनीय होगी, तो वह जनता अपने बच्चों का भरण पोषण छोड़ करके सरकार के विरुद्ध डटकर लोहा कैसे लेगी? अब तो आपको सोचना होगा मैं सही कह रहा हूं या गलत। आज क्यों जन आंदोलन ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन चलता है, और जो साल भर 6 महीना, 1 महीना चलाते हैं, वह अपने फायदे के लिए वो आंदोलन चलता है और सरकार से समन्वय कर, सरकार पर दबाव बनाकर अपनी राजनीतिक और आर्थिक रोटियां सेक करके वापस ले लिया जाता है वह आंदोलन। तो मेरे साथियों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, यह जो बजट पेश किया गया है, इसमें भी इसी बात को अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है कि हमारे देश की जनता के आने वाले बच्चे शिक्षित न हो सकें। शिक्षा के नाम पर इस बजट में कुछ भी नहीं। सरकार ने आर्टिकल 21 के ए के तहत भी जो हमारे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की। इन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर अंकुश लगाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की। उच्च शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक भी नए ऐसे स्कूलों को बढ़ावा नहीं दिया। वही पुराने ढर्रे पे, पुरानी आबादी के हिसाब से जो पुराने स्कूल थे, बस उन्हीं के नाम पर थोड़ा बहुत बजट पास कर दिया, आवंटित कर दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बजट को लेकर के विशेषज्ञों की राय है कि यह बजट जो है सरकार की आश्वस्तता का प्रमाण है कि सरकार इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि अगली सरकार हमारी ही होगी, 2024 में हम ही आएंगे। तो बिल्कुल ऐसी सोच होगी, क्योंकि उनके द्वारा हमारी और आपकी मनोस्थिति को अच्छी तरह से पढ़ लिया गया है। क्योंकि हम मंदिर मस्जिद के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने को लेकर के अपना वोट दे देते हैं। हम वोट वहां नहीं देते हैं कि हमारी सरकार राम के नाम पर राजनीति कर रही है, राम के बताए पथ चिन्हों पर चल रही है कि नहीं। जय श्री राम का नारा लगा दिया और हम सरकार के मुरीद हो गए। मेरे साथियों, तो ऐसी सोच के साथ अगर हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को, जो आज सिर्फ एक बची है, मताधिकार की ताकत को आजमाएंगे, मताधिकार की ताकत का उसे फायदा देंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही आने वाले दिनों में और भी बद से बदतर होता चला जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बजट में कुछ भी नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में बजट में कुछ भी नहीं, न्याय के क्षेत्र में बजट में कुछ भी नहीं, रोजगार का तो नामो निशान नहीं है इस बजट में। जबकि जब 2014 में सरकार आई थी, सरकार ने कहा था हर वर्ष हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने इन 10 वर्षों में 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाई, दी तो सिर्फ लाठियां। मेरे साथियों, ज्यादा कुछ नहीं, भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि आने वाले इस लोकसभा में आप धर्म का चश्मा उतार करके, अपने पराये का भेदभाव मिटा करके, राजनीतिक पार्टी का लोगों न देख करके सही कैंडिडेट देखकर, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, हमारे जैसी छोटी पार्टी का हो, भारतीय सर्वधर्म पार्टी का हो, या अन्य किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का हो, उस कैंडिडेट को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। बदलाव की एक नई शुरुआत आपको करनी होगी,
तब जाकर के हमारा यह भारतवर्ष वास्तव में एक नए लोकतंत्र का उदाहरण पेश करेगा और भारत में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार आप सभी को एक बार फिर से आह्वान करती है, विनती करती है कि यह देश आपका है। इस देश के आने वाले भविष्य आपके बच्चे हैं और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता आपको करनी होगी। हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए नहीं कुछ करेगी, वह करेगी तो उद्योगपतियों के लिए, नौकरशाहों के लिए, उनकी पार्टी के पदाधिकारियों के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए। आप देखते ही हैं संसद में जो सांसद हैं, प्रतिनिधित्व हैं करने वाले हैं आपके, उनको अच्छे से अच्छा भोजन प्राप्त होता है मात्र 10 से 12 रुपए में। वह आपको क्यों नहीं? हमारी मौजूदा सरकार ने, योगी सरकार ने 2017 में हमसे वादा किया था कि हम हर जिले में अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ करेंगे, लेकिन पहला कार्यकाल तो भूल जाइए, दूसरे कार्यकाल में भी आज भी एक अन्नपूर्णा रसोई अस्तित्व में नहीं आई, जहां 15 रुपए में भरपेट भोजन का वादा किया गया था। 10 साल गुजर गए, एक भी स्मार्ट सिटी अस्तित्व में नहीं आई। तो ऐसे हवाई वादों से, इस बजट में भी हवाई वादे, सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं। देश तरक्की कर रहा है, लेकिन देश को तरक्की करना उसे नहीं कहते हैं कि जनता की खून के पसीने की कमाई को टैक्स के नाम पर निचोड़ लिया जाए। इसे देश का विकास नहीं कहेंगे, इसे देश के लोगों का शोषण कहेंगे कि सरकार देश के लोगों का, देश की जनता का शोषण कर रही है। टैक्स के नाम पर हमारी जनता अपने खून पसीने की कमाई को इन उद्योगपतियों की झोली में डाल रही है, सरकारों की झोली में डाल रही है। और टैक्स कोई उद्योगपति नहीं देता है। उद्योगपति प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर करता है, उसकी कीमत निर्धारित करता है और उसकी कीमत के ऊपर जीएसटी लगा देता है। उस जीएसटी का भुगतान हम और आप करते हैं, चाहे खेत बेच करके, चाहे चोरी करके, चाहे जैसे भी फसल बेच करके या फिर मजदूरी करके, उस टैक्स का भुगतान हमें और आपको करना होता है। न सरकार करती है, न उद्योगपति करते हैं। उद्योगपति का जो लागत आया उसमें से 1 रुपये उसने सरकार को नहीं दिया। जीएसटी अलग से लगाया, 18%, 28%, 12%, 5%, जो भी जी प्रोडक्ट हो, जिस प्रकार का हो, वह हमें आपको देना है। तो मेरे साथियों, जब सब कुछ हमें करना है तो हम अपना प्रतिनिधित्व क्यों अपने हिसाब से नहीं चुनते? क्यों इनके बहकावे में आ जाते हैं? बस इसी आशा और विश्वास के साथ कि अब हमारे देश का भविष्य बदलना चाहिए, हमारे लोगों की सोच बदलनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।